हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1215 ईस्वी को, यानी ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर 1215 ईस्वी को किया गया। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को, यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो 7, यानी मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 1949 तथा अनुच्छेद 31 में किया गया था। यानी संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 1949 तथा अनुच्छेद 31 में किया गया था। आइए हम लोग जान लेते हैं वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 तक में किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का उल्लेख, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार यानी या कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में, यानी संपत्ति के अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 का में है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया? तो भाग 12 में। कौन सा भाग है? भाग 12 में। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर भाग 12 में कर दिया गया। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। यानी मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। आइए हम लोग मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या उल्लेखित है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आएंगे। यानी अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो है यह मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। यानी अनुच्छेद 13 में क्या है? तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 13(1) में संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं, सभी उस मात्रा तक शून्य होंगे। यानी अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है?
तो संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से संगत हैं उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। यानी संविधान लागू होने के पहले सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं वह सभी उस मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13(2) यह कहता है यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन कराती है। यानी अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है, यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13(3) में विधि का अर्थ दिया गया है। अनुच्छेद विधि का अर्थ किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 13(3) में है। अनुच्छेद 13(4) यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 13(4) में क्या उल्लेख है, तो इसको 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। समता का अधिकार का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यानी अगला मूल अधिकार है समता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समस्त समानता है। यानी विधि के समस्त समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। यानी अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अगला मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 खा में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 गा में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आपात संचरण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 19 अड़ा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 चा में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19 वंचा को लुप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 छा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। यानी अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अगला मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार
और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अगला मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला मूल अधिकार कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 25 में किसका उल्लेख है, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 27 में किसका उल्लेख है, तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अगला मूल अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में है। यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। यानी अनुच्छेद 29 में किसका उल्लेख है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में किसका उल्लेख है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार रह गया, इसे निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है, तो संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीटों का उल्लेख है। आइए हम इन सभी रीटों को भी देख लेते हैं। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हाइबियस कार्पस। यानी इसका मतलब क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें जो है न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। अगली रीट है परमादेश यानी मैंडमस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। अगली रीट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। कौन सी रीट है, प्रतिषेध यानी इंग्लिश में प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यानी प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है, रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उस न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। अगली रीट है यानी चौथी रीट कौन सी है, उत्प्रेषण। इसे सर्टियोराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टियोरारी। इसका क्या मतलब है, इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा या किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने का उद्देश्य से जारी किया जा सकता है। पांचवी रीट है अधिकार परीक्षा यानी केयू वारंटो। पांचवी रीट कौन सी है, अधिकार परीक्षा से केयू वारंटो कहते हैं।
इसमें क्या है, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, या किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से को रोकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।